तो हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश यादव। ये हमारा लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 का ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे विजन एमपीपीएससी के चैनल पे। ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम नेशनल इनकम देखेंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन अब दोबारा नहीं देखेंगे। ठीक है। फिर दूसरा ये आता है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये सबसे मेन टॉपिक है क्योंकि यही हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है। ठीक है। जब हमने पहले लेक्चर में सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें जो दूसरा पॉइंट है वो यही है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब इसमें मेजरमेंट के अलावा हम क्या क्या देखेंगे, हमारे नेशनल इनकम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इसका महत्व क्या है, विशेषता क्या है। विशेषता क्या है, महत्व क्या है। ठीक है। लो नेशनल इनकम क्यों है हमारे यहाँ, और क्या क्या मेजर्स या फिर इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये है कि जब हम मेजर्स की बात करेंगे या इनिशिएटिव की जब भी हम बात करेंगे नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया और सर्विस सेक्टर हो गया। मेनली ये तीन सेक्टर से मिलकर किसी की भी कंट्री की नेशनल इनकम मापी जाती है। ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए जो जो मेजर्स हैं मैंने अलग ही इसके ऊपर लेक्चर बना के रखे हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। जो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में 4 फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करके एक लेक्चर बना हुआ है। ठीक है। जिसमें मैंने बताया है कि कैसे 1950 से लेकर के अभी तक, यानी कि अगर आप बात करें वर्तमान में 2022 तक में क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं भारत सरकार ने एग्रीकल्चर के बढ़ावे के लिए, तो हमने 4 फेजेस में बांट के देखा हुआ है। ठीक है। ऐसा ही इंडस्ट्री के साथ हुआ है। ठीक है। और ऐसा ही सर्विस सेक्टर के साथ है। तो इसके ऊपर मेरे लेक्चर अलग से अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उन्हें व्यू कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपसे ये तीनों ही काम नहीं हो रहे हैं तो कम से कम मेरे चैनल को, मतलब जो हमारे वीडियो हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को लेकर के, उसे शेयर ही कर दें। जिसको ज़रूरत होगी वो देख लेगा अपने हिसाब से। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहली स्लाइड से, जिसमें क्या है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की तीन मेथड होती है। एक होती है इनकम मेथड, एक होती है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होती है प्रोडक्ट मेथड। तो उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि, इस उत्पाद विधि को हम वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें मूल्य वृद्धि जो होती है ना, उसको हम कैलकुलेट उसके माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी देश की नेशनल इनकम को। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इनकम मेथड की। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि इनकम मेथड में जब भी बात होगी ना, तो इसमें आपको ये बताना है कि उत्पादन इकाइयों से, मतलब उत्पादन इकाइयों से जो आय जनित होती है, जो प्रोडक्शन यूनिट होती है, जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट होती है उससे जो इनकम जनरेट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कुल योग हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या होता है, टोटल होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, द इनकम जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट्स आर नथिंग बट द टोटल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। राष्ट्र यानी कि उत्पादन इकाइयों से जो आय जनित होती है वह उत्पादनों के साधनों का संयुक्त प्रयास होती है। ठीक है। अब जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उत्पादन साधक क्या होते हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, तो चार होते हैं टोटल। ठीक है। एक होता है लैंड, होता है एक होता है लेबर, है ना, एक होता है आपका कैपिटल, एक होता है आपका एंटरप्रेन्योर। लैंड में आप क्या देते हैं, रेंट देते हैं। ठीक है। लेबर को आप वेजेस देते हैं या सैलरी हो गया जो दूसरे एम्प्लॉय होते हैं। कैपिटल में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। इन सब के अलावा एक चीज होती है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम में क्या होता है कि कईयों बार कोई है ना सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, उनका काम खुद कर रहे होते हैं वो, और अपने अंडर में उन्होंने कुछ लोगों को रखा होता है। ठीक है। तो अंडर वालों को तो ये सैलरी दे देते हैं, मगर इनका जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाएगा, तो वो मिक्स्ड इनकम के नाम से। ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। राष्ट्रीय आय को कारक आय के प्रवाह के रूप में मापा मापा जाता है। दे आर जनरली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने बात कर ली, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है। इसमें लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस, ये वही लिखा हुआ है, लेबर गेट वेजेस, सैलरी, कैपिटल गेट इंटरेस्ट, लैंड गेट रेंट, और एंटरप्रेन्योरशिप गेट प्रॉफिट एज देयर रिमेन। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई कि श्रम पूंजी, भूमि और उद्यमिता के उत्पादनों के आम तौर पर चार कारक होते हैं। श्रम को मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है, किसी को ब्याज मिलती है, को किराया मिलता है, और जो उद्यमिता है उसको लाभांश। तो इन्हीं सबको जब हम कैलकुलेट करके जब हम अपनी जीडीपी निकालेंगे तो वो किससे कहलाती है, वो इनकम मेथड से कहलाती है। ठीक है। ये होता है सिंपल सा। अब बात ये आती है
इसमें जो होता है ना, इसमें नागरिकों नागरिकों की जो आय होती है, इसमें आय के लिए सामान्य नागरिकों द्वारा अर्जित आय के योग को ही कहा जाता है। ठीक है? मतलब यानी कि जो नॉर्मल रेसिडेंट है, उन्हीं का इसमें इंक्लूड किया जाता है। दूसरों को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये होती है इसमें कि जो पेंशन हो गया, ठीक है? स्कॉलरशिप आप लोग को पेंशन देती है गवर्नमेंट, देती स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलता होगा। तो ये सारी जो है ना, ये इनकम जनरेटेड नहीं, इनकम वो होती है जिसमें आपने कोई सर्विस दी, ठीक है? और उस सर्विस के बदले आपको पे किया जाता है, वो होती है आपकी इनकम। ठीक है? आपकी इनकम ये नहीं होती है कि यार आप है ना, कोई सा आपने योजना ले लिया, उस योजना से आपको कोई वित्तीय या अन्य तौर पे कोई सहायता मिल रही है, तो वो आपकी इनकम नहीं कहलाती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, जो लॉटरी आप जैसे कभी-कभी आप देखते हैं कि एकदम से लॉटरी लग जाती है, वो इसमें कैलकुलेट नहीं हो। अब जब ये सब कैलकुलेट नहीं होता है जो कि लीगल है, तो फिर इल्लीगल मनी भी कैलकुलेट नहीं होती है। इल्लीगल मनी यानी कि आपकी ब्लैक मार्केटिंग हो गई, सट्टेबाज़ी हो गई, इससे भी जो इनकम आती है, वो भी इसमें इसका एक रीज़न ये भी है इसको ना इंक्लूड करने का कि सोर्स क्या है हमारे पास। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको कैलकुलेट कर भी लिया, तो रेट वगैरह नहीं पड़ जाएगी इनकम टैक्स की, सीबीआई रेट, इनकम टैक्स रेट नहीं पड़ जाएगी। तो इसलिए इसको हम कैलकुलेट मतलब जब कैलकुलेट की जाती है तब इसको इंक्लूड नहीं। तो रीज़न हमने देख लिया इसके कि क्यों इंक्लूड नहीं करते। तो ये एक छोटा-सा वो है, गुड्स एंड सर्विसेज़, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, वेजेस, रेंट, डिविडेंड क्या-क्या होते हैं, ये फर्म है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट हाउस। ये पूरा चक्र क्या होता है, ये हमारा इनकम मेथड होती है किसकी, नेट। फिर दूसरी मेथड पे आते हैं, तो दूसरी मेथड होती है उत्पाद विधि, यानी कि प्रोडक्ट मेथड। ठीक है? प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, यानी कि वन फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं, उसका अंतिम यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू इसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, इसमें कितने दिनों में, इन वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है? वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम, फाइनल नहीं लिखा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो योग होता है, उसी को हम उत्पाद विधि। ठीक है? अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसको कैलकुलेट करते टाइम हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पे जब मैंने बताया तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने बोला यहाँ पे वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि जब भी इस मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम प्रीवियस ईयर का जो भी उत्पादन होगा वो नहीं लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2022-2023 चल रहा है, तो हम इसमें 2021 और 2022 का सामान नहीं लेंगे। ठीक है? तो इसमें नेशनल इनकम, क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के तौर पे इसको वैल्यू किया जाता है, और इसकी मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देखी जाती है इकोनॉमी में किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में। अब चूंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू देखी जाती है, इसलिए जब ये कैलकुलेट होता है ना, तो ये क्या निकलता है, जीडीपी एक्ट मार्केट प्राइस पे निकलता है। ठीक है? और ये लगभग वैसा ही है जैसा कि हमने वैल्यू एडेड में देखा था ना, कि आपने, आपकी फैक्ट्री है आइसक्रीम की, है ना? जैसे कि मान लीजिए आपकी ये शुगर केन हो गया, ये आपका शुगर हो गया, और ये आपकी आइसक्रीम हो। अब शुगर केन को उगाने में आपने 20 रुपए लगा दिए, तब किसी किसान को लगे, फिर उससे शुगर बनी 50 रुपए में, और आपने आइसक्रीम बना दी कितनी, 100। तो उत्पाद विधि को हम वैल्यू एडेड विधि भी कहते हैं एक, यानी कि मूल्य वृद्धि भी कहते हैं। यहाँ पे मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 30 की हुई, यहाँ पे मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 50 की हुई, तो टोटल मूल्य वृद्धि कितनी हो गई, 80 की हो गई। तो यहाँ पे जीडीपी कितनी हो गई आपकी, 80 रुपये। एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखी जाती है। अब सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारे यहाँ अब आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर में होती हैं 8 लाइनें, ठीक है? चूँकि मैंने इस बार मेंस दिया था, तो मैंने 8 लाइनें गिन ली थी। तो उन 4 8 लाइनों के हिसाब से आपको सीधे-सीधे यही आएगा कि कौन-कौन सी विधियाँ होती हैं, तो आप सीधे-सीधे बता सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर विधि पे पूछ ही लिया, तो डेफिनेशन में आपकी 2-3 लाइनें निकल जाएँगी। फिर उसमें क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आप बता सकते हैं। हैं? ये चीज़ें आप कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखते हैं। जैसे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि जो इनकम मेथड है, इसमें हम इल्लीगल इनकम को कैलकुलेट नहीं करते हैं, पेंशन को शामिल नहीं करते हैं, स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है वो शामिल नहीं करते हैं, वो हम इनकम मेथड में देखे थे। अब प्रोडक्शन मेथड में क्या-क्या होता है कि प्रोडक्शन मेथड में जो उत्पादित वस्तु है, पहला तो वही कि उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, हाँ, सेम फाइनेंशियल ईयर का हो। दूसरा क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, यानी कि माध्यमिक वस्तुएँ होती हैं, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है? उनका जो मॉनेटरी वैल्यू है,
उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? उसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं। फिर क्या होते हैं कि जो हमारे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं ना, वो भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हाउस होल्ड वर्क में क्या-क्या आता है, ठीक है? हाउस होल्ड वर्क में मान लीजिए कि आप किचन गार्डनिंग कर रहे हो, ठीक है? कि यानी कि किचन गार्डनिंग आप कर रहे हो, पहला। दूसरा मान लीजिए कि आप कोचिंग क्लासेस चला रहे हो घर में ही। क्लासेस यहाँ पे कोचिंग क्लासेस नहीं, ट्यूशन पढ़ा रहे हो। हाँ, आपके यहाँ स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए और आप उनसे महीने का 5,000 या 6,000 जितना भी हो, 500 रुपये एक पर बच्चे के हिसाब से आप कमा रहे हैं। ये जो इनकम रहती है ना, ये प्रोजेक्ट मेथड में इंक्लूड नहीं होती है। हालाँकि सर्विस तो आप यहाँ पे भी दे रहे हो, मगर ये इंक्लूड नहीं होती है। इसका रीज़न एक तो ये भी है कि अ, आपके पास सबसे बड़ी बात कि सोर्स कहाँ से आएगा, ठीक है? सोर्स ही नहीं मिलेगा कि मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने अगर ब कर लिया कि भाई इस पे हमें ना सर्वे करवा लेते हैं कि कौन पढ़ाता है घर में ट्यूशन, और तो कोई बताता ही नहीं है पहली बात। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने आज बता दिया तो ये कल को टैक्स लगा देंगे उस, और अभी आप वर्तमान में देख ही रहे हैं कि भारत सरकार ने जीएसटी किस-किस पे लगा दिया है, इरेज़र पे लगा दिया है, पेंसिल पे टैक्स। तो यही डर रहता है कि यार ये लोग यहाँ पे भी टैक्स लगा देंगे, तो इसलिए कोई हमें बताता नहीं है कि इनकम कितनी है। तो ये 3 बातें ज़रूर ध्यान रखें कि क्या-क्या हम शामिल नहीं करते हैं। पहला तो ये कि वो उसी वित्तीय वर्ष का हो, सेम फाइनेंशियल ईयर का हो। दूसरा ये कि हम उसपे इंटरमीडिएट ग्रुप्स को शामिल नहीं करते हैं। तीसरा ये कि हाउस होल्ड वर्क जितने भी होते हैं ना, वर्क रिलेटेड टू हाउस होल्ड एक्टिविटी, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है? फिर आती है हमारी कौन-सी विधि? हमारी फिर तीसरी विधि आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर विधि। अब जैसे ये नाम से ही समझ में आ रहा है व्यय विधि, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है ना? किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा और हाउसहोल्ड के द्वारा, वो सब की सब इसमें कैलकुलेट होता आता है। अब हाउसहोल्ड वाला जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे कैलकुलेट होता है कि आप कहीं न कहीं जाओगे तो आप शॉप पे जाओगे या फिर आप मॉल में जाओगे या फिर आप इंटरनेट इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, तो इन सबको है ना अपना डेटा बनाना रहता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी शॉप पे जाओ तो पक्का बिल लो, कच्चा बिल मत लो। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। 2 फ़ायदे क्या है कि एक तो क्या रहता है कि आपको प्रामाणिकता रहती है ना? सर्टिफ़ाइड रहता है कि आपने इसी दुकान से सामान खरीदा है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन एरिया है ना, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन वो सरकार का बढ़ जाता है। ठीक है? तो पक्के बिल के ये 2 फ़ायदे होते हैं। तो मतलब हाउसहोल्ड का कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया कि हाउसहोल्ड के माध्यम से कैसे हम जोड़ सकते हैं, और जो एम्प्लॉयी और सरकार के जो खर्चे होते हैं, वो तो मतलब बिज़नेस वालों का जो खर्चा होता है, गवर्नमेंट वालों का जो खर्चा होता है, वो तो पूरा ही ऑन पेपर होता है। अब जो होता है घपला-वपला, वो सब ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन में आ जाता है, हम उसकी बात नहीं कर, ठीक है? हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फोकसेस ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है? इनकम मेथड किस पे फोकस करता था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो इनकम जनरेट हो रही है, उस पे फोकस करता था। प्रोडक्ट मेथड किस पे फोकस करता था? प्रोडक्ट मेथड फोकस करता था आपके गुड्स एंड सर्व फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आप फोकस करता था। ये किस पे फोकस कर रहा है? ये एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहा है। नाउ एक्सपेंडिचर रिफर्स टू ऑल परचेज, है ना? पूर्ण किससे? परचेज मेड बाय किससे? रेसिडेंट से, गवर्नमेंट से और बिज़नेस एंटरप्राइज से। पूरा जो परचेज है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। द एक्सपेंडिचर मेथड टेक द फॉलोइंग एलिमेंट इनटू कंसिडरेशन। क्या-क्या इसमें शामिल होता है? पहला तो परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय रेसिडेंट और हाउसहोल्ड, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते हैं और बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ वाला आई से डिनोट करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है? तो ये पूरे को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको नेशनल इनकम मिलेगी किसके माध्यम से? एक्सपेंडिचर के मेथड से। हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम है वो एनएसओ कैलकुलेट करता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेशनल इनकम है उसके 3 मेथड है, एक इनकम मेथड होता है, एक प्रोजेक्ट मेथड होता है और एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। अगर भारत में प्रोजेक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को ही अपनाया गया है, इनकम मेथड को नहीं अपनाया, ठीक है? ऐसा सीएसओ ने बताया भी है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय पद्धति व्यय पर केंद्रित है, ठीक है? राष्ट्रीय आय की इस वाली विधि यानी कि व्यय विधि के अंतर्गत जो पद्धति है वो व्यय पर केंद्रित है। अब व्यय का तात्पर्य निवासियों, सरकार या व्यावसायिक उद्यमों द्वारा की गई सभी खरीद से है, ठीक है? यही सब उसमें लिखा हुआ है। तो ये जब आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें जोड़नी रहती है, ठीक है? फिर हम इस पे अब इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है जब हम इनकम मेथड के ऊपर बात करते हैं।
है ना? तो जो शेयर धारक होते हैं, तो शेयर धारक को शामिल नहीं करते हैं, शेयर बॉन्ड वगैरह को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। फिर दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम गणना को शामिल करते हैं, ठीक है? इसमें भी कुछ-कुछ चीज़ें सेम हैं जो हमने आय विधि में देखी थी और उसमें उत्पाद विधि में भी देखी थी। उत्पाद विधि में इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे हम पुरानी वस्तुओं के जो सेकंड हैंड बेच रहे हैं, हम उसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है? दोनों की बात एक ही रहती है और ऐसा सेम है मतलब और इन तीनों मेथड से जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपकी जीडीपी लगभग सेम ही आती है। थोड़ा बहुत अंतर हुआ तो हुआ, नहीं तो पूरी मतलब 99.9% आपकी जीडीपी सेम ही आती है। अब 100% तो कुछ होता नहीं है ना, तो इसलिए 99.9%, ठीक है? फिर अब ये जो था मेन टॉपिक आपका हो चुका है। अब हम बात करते हैं किस पे? अब हम बात करते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसकी इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं? मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी से मिलने गए, ठीक है? या फिर आप कहीं घूमने गए तो वहाँ से पूछ रहे हैं कि वहाँ की क्या विशेषता है, जी, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अगर आप जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड गए, तो वहाँ की विशेषता आप बताएँगे कि यार यहाँ के लोग धार्मिक हैं, यहाँ पे पहाड़ वगैरह बहुत अच्छे हैं, नदियाँ अच्छी बहती हैं, गंगा को बहुत माना जाता है उत्तराखंड वगैरह में अगर बात करें तो। तो वैसे ही भारत की राष्ट्रीय आय की क्या-क्या विशेषताएँ हैं? तो पहले अगर हम बात करें तो भारत कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है, ठीक है? हमारी 52% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है और इसका जो नेशनल इनकम में योगदान है वो लगभग 17 से 18% है। प्रति पूंजी आय और जीडीपी की निम्न वृद्धि दर है। मतलब पर पर कैपिटल की अगर हम बात करें, पर कैपिटल इनकम और पर कैपिटल जीडीपी अगर बात करें हम, तो ये हमारे यहाँ काफ़ी लो है। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, ये आप सीधे-सीधे अपने आपके जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आप लिख सकते हैं। आप सीधे-सीधे लिख सकते हैं ये। जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, लगभग 52 से 55% हमारी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। किसका? अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, इंडिया में क्या है, देयर इज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सिस्टम एंड मच मोर डिपेंडेंस ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी कि क्या संस्थागत बैंकिंग प्रणाली हमारे यहाँ बहुत कम है और गैर संस्थागत संस्थानों पर बहुत अधिक निर्भर है हम लोग। ठीक है, आज की डेट में भी अगर हम देखें तो लगभग 50% जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो उसमें 50 भी शायद मैं कमी बता रहा हूँ, 70 से 80% लोग जो हैं संस्थागत ऋण नहीं ले रहे हैं अभी भी। ठीक है, आय का असमान वितरण है और खराब जीवन स्तर है, ये तो हम देखते ही हैं। विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास है, विभिन्न यानी कि ये एक तरीके से वो है, रीजनल इम्बैलेंस की बात हो रही है पहली बात। और ठीक है, 2 चीज़ें हैं मतलब इसमें, एक है रीजनल इम्बैलेंस और दूसरा क्या है कि हर सेक्टर का वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें और सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये बहुत उभर गया, उससे कम ये है और फिर उससे कम ये है। ठीक है? तो यही चीज़ वो बात कर रहा है और फिर रीजनल डिस्पैरिटी यानी कि वही क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता का मतलब क्या है कि एक क्षेत्र की तुलना में दूसरा का अधिक विकसित होना। ठीक है? जैसे कि अगर हम तुलना करें कि भोपाल की ही अगर तुलना कर लें अलीराजपुर से, तो भोपाल बहुत विकसित है अलीराजपुर की तुलना करेंगे तो। वहीं अगर अपन भोपाल की तुलना दिल्ली, मुंबई से करें, तो आपको समझ में आएगा कि भोपाल ज़्यादा पिछड़ा हुआ है ना? तो इसी को बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी यानी कि क्षेत्रीय असमानता। तो ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी ये क्या है, विशेषताएँ हैं। आप इनको सीधे-सीधे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सीधे एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, वर्णन करें। ठीक है? ये हो गया। फिर है हमारा अ, रीज़न फॉर लो नेशनल इनकम कि भारत में ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण हमारी जो नेशनल इनकम है वो कम है। तो पहला कारण आता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, कि हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे डिनाय करते हैं और विश्व का लगभग 17% पॉपुलेशन है हमारे पास। और बड़ी बात ये है कि वो पॉपुलेशन पूरी कौन-सी है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन। मतलब बहुत ही कम हमारे यहाँ स्किल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस ये है ही, आज भी हम परंपरागत तरीके से यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को उगाना या यूज़ करना पसंद करते हैं। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ये भी है हमारे यहाँ, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप अगर आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा इनकम के तौर पे कि जीडीपी मतलब भारत की जो लगभग 60% इनकम है वो केवल शुरू के 10% लोगों के पास है और बाकी की जो 40% बची हुई है वो लगभग 60 से 70% लोगों के पास। तो क्या है ये इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है। लैक ऑफ कैपिटल है यानी कि पूंजी का अभाव है। अब है ना, जैसे कि आप सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा कमाओगे। जब आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप कहाँ से कमाओगे? तो ये वही है, लैक ऑफ कैपिटल है हमारे यहाँ। फिर है हमारा शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब
हमारे देश में जितना वैविध्य है, जितने रिमोट एरिया हैं, सब दूर तक हमारे यहाँ जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है ना? जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग जो है मतलब जो उस बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, वो नॉन इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, हायर टैक्स रेट रहता है इनका, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है ऊपर से, तो सब बंधुआ मजदूरी में निकल जाते हैं। फिर लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, ये हमने बात कर ही ली है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मगर उसके बाद भी हमारे पास स्किल नहीं है। ठीक है, चाइना के पास यही है कि चाइना के पास पॉपुलेशन तो है ही मगर सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास स्किल है। मतलब हमसे हम में और उनमें अगर तुलना करें तो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए बढ़ पाया क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर जो होते हैं ना, इसकी अवेलेबिलिटी अच्छे से बन मिल गई थी उनको। टू मच डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, आज भी हम जो है एग्रीकल्चर के अलावा और सर्विस सेक्टर के अलावा अगर बात करें तो हम नेट इम्पोर्टर ही हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में है और सर्विस सेक्टर में हम एक्सपोर्ट करते हैं, मगर जो इंडस्ट्री सेक्टर है, अब इंडस्ट्री सेक्टर के कारण ही हम लोग जो है नेट इम्पोर्टर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। पुअर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है, बुनियादी जो ढांचा होता है, आयात पर बहुत अधिक निर्भरता और बुनियादी ढांचे की बहुत का विकास का बुनियादी ढांचे के विकास का निम्न स्तर, ठीक है, ये हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है। अब इससे होता ये है कि यार हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ पाता है, तो इन्वेस्टमेंट की कमी होती है पहली बात। दूसरी बात, रोड वगैरह हमारे अच्छे नहीं होते, तो आपको पता ही है कितनी दिक्कत हो जाती है ना? सामान समय पे नहीं पहुँच पाता है, फिर जो भी गाड़ी वगैरह आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत जल्दी खटारा हो जाती है, फिर आपको उसमें फिर से इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कत करती हैं, तो इस वजह से पुअर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी एक कारण है किसका, हमारे लो नेशनल इनकम का। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू एमएसएमई, अब जो सबसे बड़ी बात होती है ना वो ये होती है कि हर कंट्री में अगर आप देखोगे तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए हो पाया वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एमएसएमई का डेवलपमेंट अच्छा हो गया था। ठीक है, चाइना में अगर आप बात करें तो लगभग उसके टोटल इंडस्ट्री सेक्टर में 60 से 70% हिस्सा किसका है, एमएसएमई। जर्मनी में अगर आप बात करेंगे तो जर्मनी में भी ये 80 के आसपास आ जाता है, ये 70 से 80 के बीच में रहता है किसका, एमएसएमई का, किसमें अगर हम जर्मनी की बात करें। चाइना में भी लगभग ये 60 से 70% है एमएसएमई का सेक्टर। तो हमारे यहाँ जो है ये एमएसएमई का बेटर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि हमारे यहाँ लो इनकम ग्रोथ रह गई है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तो है ही हमारे यहाँ, मतलब ये कर लो वो कर लो। फिर बाद में दूसरा क्या है हमारे यहाँ, एंटरप्रेन्योरशिप की वो भी नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए माहौल भी नहीं है, जिसके कारण क्या हो गया कि बस डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। फिर इशू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी विच इफेक्ट डेवलपमेंट वर्क, ठीक है, यानी कि आंतरिक जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे जो विकास कार्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है समझने का कि आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अगर आप ये भारत का मैप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा खनिज आपको छत्तीसगढ़ के एरिया, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, ये झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया, यहाँ आपको मिलता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपके खनिज मिलते हैं। ठीक है, मगर दिक्कत क्या है कि यहीं पर ही डेवलपमेंट सबसे कम है। डेवलपमेंट आपको कहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ बंगाल वाला एरिया हो गया, यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट है, और फिर महाराष्ट्र में डेवलपमेंट है। ठीक है, ये कर्नाटक में डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट है, दिल्ली में डेवलप, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ईस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार का साउदर्न साउदर्न पार्ट हो गया, बिहार का साउदर्न पार्ट, ठीक है, उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे क्या इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खतरे में रहती है। मतलब कैसे, नक्सलाइट के कारण। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, हमने डेवलपमेंट के लिए सरकार ने रोड बनाई, इन्होंने जाके उखाड़ दी, क्रेन लगाई, क्रेन की पटरी उखाड़ दी, जंगल काटने देते नहीं है। तो इससे होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो जाता है, क्योंकि हर कोई पूंजीपति जो है वो यही चाहता है ना यार कि उसका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। अगर इन सब के कारण ये वाला जो एरिया रहा हमारा वो अंडर डेवलप रह गया। तो ये वही पॉइंट है। फिर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड malnutrition विच नेगेटिवली अफेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक साइकिल चलती है। ठीक है, साइकिल कैसे चलती है कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी से आपको मॉल न्यूट्रिशन होगा, मॉल न्यूट्रिशन से आपका हेल्थ प्रभावित होगा, और अगर हेल्थ प्रभावित हो गया तो आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ये प्रभावित हो गई, और जब आपकी वर्किंग कैपेसिटी प्रभावित हो गई तो आपको काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बात बात पे तो बीमार पड़ जाओगे, आपके सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो इसे गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं बेसिकली, है ना? तो इससे होता ये है कि पॉवर्टी के कारण जो है हमारा जो वो है क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसका बेहतर यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे हमारा भारत है, ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, ठीक है? ये मध्य प्रदेश हो गया, भारत का इथोपिया कहते हैं मध्य प्रदेश को, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अब यही सबसे गरीब देश भी हैं।
और जब यहाँ पे नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो आपको पता चलेगा कि यहीं पर ही सबसे ज़्यादा पॉवर्टी भी मिलेगी, यहीं पे सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन भी मिलेगी, ठीक है? तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंध रखते हैं ये दोनों, ठीक है? पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है कि हमारे यहाँ जो औद्योगिक विकास है, वो बहुत बेकार स्तर का है, ठीक है? हमने रिफ़ॉर्म शुरू कर दिए थे 1991 में, फिर अभी 2014 में जब दूसरी गवर्नमेंट आई एनडीए सरकार, एनडीए सरकार जब बन के आई यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने कुछ-कुछ रिफ़ॉर्म करना शुरू किए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या दिखता है, मगर हाल-फिलहाल तक हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इतना अच्छा नहीं। तो ये हमें बेसिकली समझ में आया कि हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम है वो लो क्यों है। तो आपको ये आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प कर देगा। इन 13 पॉइंट्स हैं। इन 13 पॉइंट में से आपको मुश्किल से 8 या 6 ही लिखने को मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि इतना वहाँ पे स्कोप नहीं है। क्योंकि जैसे अगर क्वेश्चन आ भी गया तो बस आप यही थोड़ी ना बताओगे कि ये कारण है नेशनल इनकम लो होने के। आप ये भी तो बताओगे ना कि क्या-क्या सुझाव दे सकते हो आप। सुझाव क्या सजेशन क्या-क्या दे सकते हो, ठीक है? सजेशन के बाद आप ये बताओगे इसमें कि भारत गवर्नमेंट ने क्या-क्या काम किए हैं। ठीक है, आप इस गवर्नमेंट को 2 में बाँट दो, एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या-क्या काम किए हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या-क्या काम किए। तो ऐसे करके आप पूरा अपना आंसर जो है अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम को मापने का क्या-क्या दूसरा वो है, ठीक है? क्या है कि कैसे हम नेशनल इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, तो हमें कैपिटल मेकिंग यानी कि पूँजी निर्माण में वृद्धि करनी चाहिए। अब पूँजी निर्माण क्या होता है? अब पूँजी निर्माण होते हैं 2 तरीके के, एक होता है आपका कौन-सा फिज़िकल होता है और एक होता है आपका कौन-सा सोशल होता है, ठीक है? फिज़िकल में आपका क्या आ जाएगा, रोड आ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाएगा, ठीक है? आपका पोर्ट्स वगैरह आ जाएँगे, एयरलाइन्स वगैरह आ जाएँगी, ये आपका फिज़िकल होता है। सोशल में क्या-क्या होता है, आपका एजुकेशन होता है और हेल्थ होता है, ये 2 मेन होते हैं, ठीक है? तो हमें इसका निर्माण करना चाहिए। मेक बेटर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जो बुनियादी संरचना ढाँचा है, उसको बेहतर विकास के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि जब अ अ, बुनियादी संरचना अगर हमारी अच्छी होगी ना, तो हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से हमारा इनकम ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बेटर यूटिलाइज़ेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका बेहतर उपयोग करने पे हमें बल देना चाहिए। कंटेनिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि में युक्ति करनी चाहिए, मतलब कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हमें अ, देखना चाहिए कि क्या स्तर हम लेकर आ सकते हैं। अब जैसे जापान है, ठीक है, चाइना है, चाइना ने वन वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी थी। अब इसके सामने समस्या आ गई है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि रशिया ने एक भयंकर खतरनाक वाली योजना शुरू कर दी है कि एक जो महिला है ना? जो एक वुमन है, वो अगर 10 बच्चे पैदा करेगी, है ना? 10 चाइल्ड्स अगर पैदा करेगी तो उसे सरकार पैसे देगी, रिम्यूनरेशन दिया। तो ये क्यों होता है? तो मतलब बेसिकली ये भी है ना कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के चक्कर में कहीं ऐसा ही ना हो कि आपका जो यंग एज है वही निकल जाए। अब जैसे जापान में सबसे ज़्यादा वृद्धों की संख्या है, मतलब बूढ़े-बुज़ुर्ग जो हैं जापान का देश की अगर आप एवरेज इनकम निकालोगे तो वो 60 प्लस आती है। वहीं अगर आप इंडिया की एवरेज एज निकालोगे तो वो लगभग 28 से 32 के आस-पास आती है, ठीक है? यंग एज वालों की। तो पॉपुलेशन कंट्रोल ऐसा भी नहीं करना है कि वो हाँ, अभिशाप ही बन जाए। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आज तो हमने मुहिम शुरू कर दी और फिर 25 साल बाद हमें ये लग रहा है कि अरे यार बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो गई हमारी, ठीक है? राइजिंग द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि बचत और जो निवेश है उसकी उसका जो दर है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र ही क्यों? क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है किसको? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी इसी में सबसे ज़्यादा है। रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस अगर आपने कम कर दिया है, यानी कि क्षेत्रीय असंतुलन अगर आपने कम कर दिया, तो बेटर डेवलपमेंट हो सकेगा, ठीक है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा, माइग्रेशन रुक जाएगा, ठीक है? इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हायर ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार की उच्च वृद्धि दर को हमें प्राप्त करनी होगी। ये कैसे करेंगे हम? ये हम एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ा करके विश्व में कौन-कौन से देशों में किस-किस वस्तुओं की माँग है, इसकी स्टडी करके हम हमारा जो विदेशी व्यापार है उसको बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ बायलैटरल, ट्राइलैटरल स्ट्रैटेजी हमें अपना करके द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, त्रिपक्षीय रणनीतियों को अपनाते हुए अलग-अलग देशों के साथ समझौते करने चाहिए। एक बेटर एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है ना? ये अभी हाल ही में बोलना पड़ेगा इस बात के लिए कि 2014 के बाद से हमारे यहाँ जो उद्यम है उसके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है जो पहले नहीं था। ठीक है, अब जैसे यूएसए है तो यूएसए में है ना, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे जो उद्यम का कल्चर है ना, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है, ये बहुत ऊँचा है।
कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान है जीडीपी में, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। तो समाज का काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इनकी ज़्यादा वकालत थी, तो हमारे यहाँ हमारे देश ने इन लोगों का उत्पादन भी बहुत किया है। डॉक्टर, इंजीनियर अच्छे खासे हैं हमारे यहाँ। इंक्रीज बजट एलोकेशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा बोला जाता है कि अगर 1% अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया है, ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बेसिकली अगर बात करें, अगर 1% आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया है, तो ये इनकम आपको जनरेट करके देगा कितना, 7%। ये रिपोर्ट है नीति आयोग की। 7% इनकम आपको जनरेट करके देगा। वहीं अगर आपने सब्सिडी दी है अगर 1%, तो वो 0.65 से लेकर के 70, मतलब 0.70 तक की इनकम जनरेट करके देगा। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। फिर है स्पेशल फोकस नीड इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। ठीक है, यानी कि क्या है, ये लॉन्ग टर्म है। मतलब जब आप ये मेजर्स भी लिखेंगे ना, तो आप इसके दो पार्ट बना सकते हैं। दो पार्ट कैसे बना सकते हैं, एक आप इसमें लिख देंगे लॉन्ग टर्म मेथड और एक और लिख देंगे शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हम नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक होगा लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या क्या कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम बेसिकली एक तो ये हेल्थ इशू हो गया, पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, है ना, स्किल लेबर डेवलपमेंट हो गया, स्किल स्किल वगैरह डेवलप करने के लिए, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। ये हम लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बना दो। फिर आपका पॉलिसी मेकिंग थोड़ी इजी कर दो। फिर आपका जो सिंगल विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो, इसको बना दो। लॉ जो है आपके, है ना, इनका सरलीकरण कर दिया जाए, है ना, कानूनों का सरलीकरण कर दिया जाए। तो ये आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इसको बांट करके अपने आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर्स हैं जो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या-क्या मेजर्स ले सकती है, या व्यक्तिगत तौर पे कोई क्या-क्या कर सकता है कि अगर आपको जब डेवलप करना हो, किसी भी मतलब हमारी इनकम, नेशनल इनकम को बढ़ाना हो, तो हम क्या-क्या कर सकते हैं। कृषि में तकनीकी उन्नति के ऊपर विकास या फिर करना चाहिए हमें। अगर ये डेवलप हो गया, तो ये मान के चलो कि 50% जनसंख्या जो है ना, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। ये एग्रीकल्चर का महत्व हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है ना? तो ये हमारा क्या हुआ, हाउ टू इंक्रीज़ नेशनल इनकम, इसके ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हमारा जो है आखिरी स्लाइड है, इसमें हम ये बात करेंगे कि अ, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम की क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, क्या-क्या ये काम में आता है, ठीक है? तो ये बहुत मतलब सिंपल सा है, कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, हमें समझ में आता है कि और अ, हम पहले कहाँ थे, अभी कहाँ पर हैं, ठीक है? पॉलिसी मेकिंग में ये मदद करता है कि कौन से सेक्टर में कितना फोकस करना चाहिए, कौन से बजट में कितना एलोकेट करना चाहिए, ये हेल्प करता है कि एजुकेशन में कितना दें, हेल्थ में कितना दें, एग्रीकल्चर को कितना दें, आर-एन-डी में कितना दें। ये सारी चीज़ें हमें मदद करती है कौन, नेशनल इनकम से। कंपैरिज़न कंपैरिज़न ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना? जीवन स्तर की गणना में ये मदद कर सकता है, और ये 2 लेवल पे भी हो सकता है, एक इंटरनेशनल लेवल हो गया और एक डोमेस्टिक हो गया। इंटरनेशनल पे दूसरे कंट्रीज़ के साथ और डोमेस्टिक में दूसरे स्टेट्स के साथ। हेल्प टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब आय का जो वितरण है वो कैसा है, वो नेशनल इनकम से हमें मदद मिलती है कि कितना है। मतलब इसी के माध्यम से तो हमें समझ में आता है ना कि एग्रीकल्चर का योगदान कम है, उससे ज़्यादा उससे उससे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, और उससे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है। ये हमें किससे पता चलता है? इसी से तो पता चलता है। हेल्प टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विथ प्रीवियस ईयर एंड अदर कंट्रीज़, ठीक है? इट शो द पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो बेसिकली ये है कि आप इनको अगर देखेंगे ना, तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं, आप सीधे-सीधे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चनों को रिच बनाने की, है ना? और मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ आपके आपके सामने नवीन डेटा के साथ इसमें उपलब्ध हूँ, ताकि नए डाटा को भी आप अ, अपने आंसरों में यूज़ कर सकें, ठीक है? बाकी अभी के लिए तो क्लास में इतना ही है। मैं बहुत जल्द इसी के आगे, इसी की एक अगली कड़ी में कुछ क्वेश्चन्स लेकर आऊँगा, जिसमें हम क्वेश्चन्स देखेंगे कि मतलब क्वेश्चन के माध्यम से सीधा ये है कि आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक में आपकी समझ कितनी बनी। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे कि हमारे जो 3 लेक्चर हुए हैं अभी तक, उसी के आधार पे ये पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।